हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय सुले सर। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा एरिया के बारे में, यानी एरिया वेक्टर के बारे में। So basically, area is a vector physical quantity and it plays an important role for electric flux. तो जब तक हमें एरिया के बारे में पता नहीं होगा, यानी हमें एरिया वेक्टर फाइंड करना नहीं आएगा, तब तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं समझ सकेंगे, राइट? तो अभी हम सीखेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है। तो ये वाली जो स्क्वायर प्लेट है उसको हमने रखा है एक्स वाई एक्सिस पे, और उसकी जो साइड की जो लेंथ है वो ए है। तो हमें बेसिक स्टैंडर्ड में पता था कि भाई स्क्वायर का एरिया जो निकालना है वो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर होगा, राइट? बट एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम अभी वेक्टर सीख के आ रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर दो साइड, मान लो कि ये वाली साइड है डी सी और ये वाली साइड है ए डी, इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, राइट? इन दोनों का हमें क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम दो तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कर सकेंगे। पहला जो होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, वो कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। हम सी डी इंटू क्या कर सकते हैं? इनटू हम कर सकेंगे एडी, यानी सी डी क्रॉस एडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं, हमारा जो वेक्टर होगा वो वेक्टर, यानी एरिया का जो वेक्टर होगा वो वेक्टर निकल के आ जाएगा ये साइड पे। आप देख सकते हो ये वाला जो एरो है वो हमारा है एरिया वेक्टर। तो ये जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस से बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है। अगर हमें AD इंटू सी डी करना है तो ये जो एरिया का वेक्टर होगा वो एरिया का वेक्टर बिल्कुल ही ये साइड में पीछे की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये होगा हमारा एरिया वेक्टर ए। तो आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है और कोई सरफेस है ऐसी टू डायमेंशनल, तो एरिया का जो वेक्टर होता है वो सरफेस से बाहर की ओर या फिर सरफेस से अंदर की ओर, यानी अगर हम सरफेस को इस तरह से रख देते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, तो वो सरफेस पे एरिया वेक्टर जो होगा या तो वो जेड एक्सिस पे होगा या फिर जेड डैश एक्सिस पे होगा। यानी एरिया का जो वेक्टर है वो सरफेस से बिल्कुल ही कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है, और ये जो सर्कुलर प्लेट है वो सर्कुलर डिस्क कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास कोई टू डायमेंशनल सरफेस है तो उसमें दो तरह से हम एरिया वेक्टर बता सकते हैं। पहला तो एरिया वेक्टर सरफेस से बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। सिमिलरली हम प्लेन सर्कुलर डिस्क के लिए भी ये बात बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर प्लेन सर्कुलर डिस्क है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर, या फिर जो एरिया वेक्टर निकलेगा वो एरिया वेक्टर जो है वो बिल्कुल ही ऐसे नीचे की ओर होगा। तो आप समझ सकते हो बात को कि अगर हमारे पास टू डायमेंशनल सरफेस है तो उसके दोनों साइड हम एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे ही हमारे पास एक दूसरी ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे सेम सर्कुलर डिस्क को हमने रखा है वाईजेड प्लेन में, और यहाँ पे जो एरिया का वेक्टर होगा या तो वो एक्स एक्सिस पे होगा या फिर वो होगा एक्स एक्सिस के अलावा। यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं, एक्स एक्सिस के अलावा अपोजिट टू एक्स एक्सिस, यानी बिल्कुल ही एक्स डैश एक्सिस पे होगा। क्योंकि यहाँ पे जो
एक्सिस होगी ये x से बिल्कुल ही ऑपोजिट वाली जो एक्सिस होगी ये एक्सिस होती है x डैश। तो यहाँ पे जो हमें एक्सिस मिलने वाली है वो होगी x डैश एक्सिस। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी x डैश एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एरिया वेक्टर है वो क्लियरली टू डायमेंशनल सरफेसिस के लिए हमेशा ही होता है सरफेस से परपेंडिकुलर, बट हम दोनों सरफेस से एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। सो क्लियर हो रही है बात। तो आगे बढ़ते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है। तो हमारे पास थ्री डायमेंशनल सरफेस के लिए हमारे पास एक है क्यूब, और उसी क्यूब को हमने रखा है कुछ इस तरह। मान लो कि क्यूब की जो साइड है वो ए लेंथ की है, तो हमको पता है कि भाई क्यूब की जो सरफेसिस है वो कितनी होगी, 6 सरफेसिस होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं, यानी यहाँ पे इस सरफेस का हमें एरिया वेक्टर बताना है। तो यहाँ पे इस सरफेस का हमें अगर एरिया वेक्टर बताना है तो हम किस तरह से बताएंगे। तो जब भी हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो हमने पढ़ा भाई टू डायमेंशनल सरफेस हो तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस से एकदम ही परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी बात कि टू डायमेंशनल सरफेसेस के लिए, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए दोनों सरफेसेस पर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस की बात आए तो यहाँ पे एरिया वेक्टर बताने का ये रूल है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस हो और उस पर हमें एरिया वेक्टर बताना है तो वो एरिया वेक्टर बाहर की ओर ही बताना है। अगर हमारे पास इस सरफेस का एरिया वेक्टर बताना है तो उस सरफेस के लिए हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो बिल्कुल ही बाहर की ओर होगा। और हम इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर अंदर की ओर नहीं बता सकते। ये थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस का रूल है एरिया वेक्टर बताने का, राइट। तो एरिया वेक्टर बताने के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर ये वाली सरफेस होती, मान लो कि हमें इस सरफेस पे हमने फाइंड किया, ये वाली सरफेस पे हमने फाइंड किया, अगर हमारे पास ये वाली सरफेस होती या फिर ये वाली सरफेस या फिर ये वाली सरफेस, तो हम एरिया वेक्टर किस तरह से बता सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे एरिया वेक्टर बिल्कुल ही सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की ओर, यानी यहाँ पे वाई एक्सिस पे होगा। सिमिलरली अगर यहाँ से एरिया वेक्टर बताना है तो वो बिल्कुल ही बाहर की ओर होगा। वैसे ही ये वाली सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल ही वाई डैश एक्सिस पे होगा, या फिर हम कह सकते हैं नीचे की ओर होगा। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर का ये रूल है कि हम ये बाहर की ओर एरिया का वेक्टर बता सकते हैं, अंदर की ओर बिल्कुल ही नहीं बता सकते। ये थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेसेस का रूल होता है। नाउ हमारा जो फिफ्थ नंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिलेंडर है, यानी हम सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सिलेंडर की बात करें तो हमने अलग अलग पॉइंट्स जो है मार्क किए। तो सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में ये होता है अपर बेस एरिया, ये होता है लोअर बेस एरिया, और ये होती है कर्व सरफेस। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा वो बिल्कुल ही कर्व सरफेस के लिए सरफेस से बाहर की ओर, लोअर बेस एरिया के लिए भी बाहर की ओर इस तरह से होगा, अपर सरफेस के लिए बाहर की ओर इस तरह से हम वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे ये वाली सरफेस के लिए हम ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हर एक बार हमने नोट किया कि जो सरफेस पे एरिया वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं वो एरिया वेक्टर बिल्कुल ही सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है।
अब हम बात करेंगे हमारा जो सिक्स्थ ऑब्जेक्ट है उसके बारे में। तो हमारे पास एक आर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम एरिया वेक्टर को बताना चाहे तो एरिया वेक्टर को हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं। यानी जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर बिल्कुल ही सेंटर से ड्रॉ करते हैं, और कोई भी सरफेस पे ड्रॉ करने से पहले, यानी कोई भी पॉइंट पे हम ड्रॉ करने से पहले ये ध्यान रखते हैं कि एरिया वेक्टर को हम सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं। सेंटर से ड्रॉ करने के बाद हम अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे देख सकते हो आप 360 डिग्री अलग अलग डायरेक्शन में हम क्या बताते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। बट जो एरिया वेक्टर रहता है वो एरिया वेक्टर बिल्कुल ही सरफेस से हर एक केस में कैसा है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये एरिया वेक्टर की बात की जाती है तो वो भी परपेंडिकुलर है, और हम जो ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल ही सेंटर से ड्रॉ करते हैं। तो हर एक पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस से कैसा रहता है, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर रहता है। या फिर हम यहाँ से ड्रॉ करें, नीचे ड्रॉ करें, ऊपर ड्रॉ करें, कहीं भी ड्रॉ कर लो, ये जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर हर एक केस में, सिलेंडर के केस में भी यहाँ पे बता सकते हैं कि सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है वो कर्व सरफेस पे यहाँ पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर। लोअर बेस एरिया पे भी परपेंडिकुलर, अपर बेस एरिया पे भी परपेंडिकुलर। क्यूब की बात करो तो क्यूब की जितनी भी सरफेस पे हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ करते हैं वो सारी की सारी सरफेस पे ये कैसा रहता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल ही सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो हर एक केस में हम एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर सरफेस से बता सकते हैं। बट जो एरिया वेक्टर का रूल है वो ये है कि हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए बताते हैं। तो टू डायमेंशनल के लिए हमें क्या बताना होगा, दोनों सरफेसेस पर हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर थ्री डायमेंशनली क्लोज सरफेसेस है तो हम दोनों साइड ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, खाली बाहर की ओर एरिया वेक्टर को हम बता सकते हैं। तो ये जो तीन डायग्राम है वो तीन डायग्राम में आप एरिया वेक्टर को, आई होप कि एरिया वेक्टर को आप इजीली समझ गए हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो पूरे चैप्टर में अभी पीछे आएगी। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमें इसका यूज करना है, राइट। तो क्लियर हो रही है बात। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो सिंपल शब्दों में मैं ऐसा बोलूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are passing through unit cross sectional area normal to the plane is known as electric flux. So electric flux shows the quantity of electric field lines which passes through that unit cross sectional area. तो बात कुछ समझ में नहीं आई, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम एक सिंपल सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं और हम एक वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक सरफेस ली है और सरफेस में हमने एक विंडो यानी एक स्क्वायर जैसा बनाया है। और ये जो वीडियो है वो वीडियो वापस से देखते हैं। तो आपने विजुलाइज किया कि अगर हम इस पेपर के प्लेन को, इस पेपर के प्लेन को अगर हम एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में रखते हैं तो यहाँ पे ये जो हमने विंडो बनाई है उसकी इमेज क्लियरली यहाँ पे सामने दीवार पे दिखाई दे रही, राइट। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि हमारे पास एक रूम है और एक रूम में हमने ऐसी विंडो बनाई है, और एक दूसरा सेम रूम है बट वहां पे हमने ऐसी विंडो बनाई है। तो जो लाइट रेज है
वो लाइट रेस इजीली आने के चांसेस कौन सी विंडो में से होंगे? तो आपका आंसर होगा कि ये विंडो में से। सेम सिचुएशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक क्वांटिटी है कि कोई भी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो सकती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम जो रूम का एग्जांपल लिया, जो विंडो का एग्जांपल लिया, हमने देखा कि छोटी विंडो जो है उसमें से लाइट पास हो सकेगी, बट इतनी नहीं जो बड़ी विंडो में से हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि वीडियो में आपने देखा कि जो सरफेस है, वो सरफेस जो हम इस तरह से रखते हैं, तो लाइट रेज जो है वो बिल्कुल ही कुछ इस तरह से, जो लाइट रेज है वो कुछ इस तरह से पास होते हैं। बट अगर हम इस तरह से देखें कि अगर ये प्लेन जो है वो प्लेन कुछ इस तरह से रखते हैं, तो ये जो लाइट रेज है वो सरफेस से बिल्कुल ही पैरेलल हो जाते हैं। और उसकी मदद से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विंडो की और जो हमने स्क्वायर बना के रखा था पेपर में, वो स्क्वायर की इमेज तो मिल ही नहीं रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्क्वायर है उसमें से एक भी लाइट रे जो है वो पास नहीं हुआ है। अगर सिचुएशन थोड़ी चेंज करे, अगर सिचुएशन हम कुछ ऐसी रखते हैं, तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा पेपर है उसमें से थोड़े लाइट रेज जो है वो पास होते हैं, तो यहाँ पे इमेज मिलती है। तो इमेज मिलने के जो चांसेस है वो मैक्स टू मैक्स होते हैं ये कंडीशन में। बट अगर हम पेपर को अलग अलग तरह से रखते हैं, तो जो लाइट रेज पास होते हैं वो हर एक टाइम सेम नहीं होते हैं। सिमिलरली ये बात जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए समझनी है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने जो वीडियो में देखा उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो पहला जो केस था हमने कुछ इस तरह से देखा कि हमारे पास जो पेपर था वो बिल्कुल ही कुछ ऐसे यहाँ पे इमेज बता रहा है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लाइट रेज है वो यहाँ से पास हो सकते हैं। अगर हम ऐसी सिचुएशन रखते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेज जो है वो यहाँ से पास हो सकते हैं। बट अगर हम पेपर को थोड़ा ऐसे रखते हैं, यानी पेपर को उठा के थोड़ा ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे लाइट रेज जो है वो पास होंगे। बट जो लाइट रेज पहले वाली इमेज में जितने पास हुए उतने यहाँ पे नहीं होंगे, यानी जो लाइट रेज है वो बिल्कुल ही यहाँ पे कम होंगे। और अगर हम पेपर को कुछ इस तरह से रख देते हैं, तो आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली लाइट रेज जो पास हो रहे हैं वो बिल्कुल ही पास नहीं हो रहे। इन दोनों केसेस में जो लाइट रेज पास हो रहे थे वो यहाँ पे बिल्कुल ही पास नहीं हुए, यानी ये सरफेस से बिल्कुल ही कैसे चले गए, ये सरफेस से ये बिल्कुल ही पैरेलल चले गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर सरफेस को अलग अलग तरह से रखा जाए तो उसमें से पास होने वाली जो लाइट है, यानी उसमें से जो पास होने वाले जो लाइट रेज है वो बिल्कुल अलग अलग तरह से पास होते हैं। सेम कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, अगर हम कोई स्क्वायर लूप ले ले, या फिर हम कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन ले ले, या फिर हमारे पास कोई सर्कुलर सेक्शन हो या फिर सर्कुलर लूप हो, तो हर एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो भी सकती है या भी नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन और क्रॉस सेक्शनल जो हमने लिया है, या फिर वो स्क्वायर हो सर्कुलर सेक्शन हो, उसके ओरिएंटेशन पे। जैसे यहाँ पे पेपर को हमने यहाँ पे ऐसे रखा तो नंबर ऑफ लाइट रेज जो है वो ज्यादा पास होते हैं। अगर इस तरह से रखते हैं तो लाइट रेज जो है वो पास होंगे, बट इतने नहीं जितने ये वाले केस में होते हैं। और इस तरह से रखने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे इमेज तो मिली नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइट रेज जो है वो बिल्कुल ही पास नहीं हुए। तो सेम थिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए होती है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कुछ इस तरह से बताते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field is the measure of the total number of electric field lines
पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, यानी हमारे पास जितना भी हमें एरिया दिया गया है उसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती है उसका मेजरमेंट यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल शब्दों में हम उसी तरह डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी हमारे पास कोई भी एरिया हो, यानी ये छोटा वाला एरिया है तो उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास होती है, तो ये जो स्क्वायर है उसे हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो कम होगी। अगर हम इस सरफेस की बात करें, पर्टिकुलर इस वाले एरिया की बात करें तो ये ज्यादा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक होगा वो ज्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम यहाँ पे एक सरफेस बताते हैं। देख लो यहाँ पे एक सरफेस है और यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो ये डायरेक्शन में है। तो हमें फ्लक्स जो है वो फ्लक्स यहाँ पे बताना है। तो फ्लक्स को कैसे फाइंड किया जाए, तो मान लो कि हमारे पास एक छोटी सरफेस है और उसका जो एलिमेंट है यानी उसका जो एरिया होगा वो स्मॉल एरिया होगा डेल्टा एस। तो जैसे ही हमने यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसीडर किया है उसी तरह यहाँ से सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर बिल्कुल ही सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो ब्लैक एरो है वो हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। बट ये जो रेड एरो है वो बिल्कुल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को वेक्टर फॉर्म में बताए तो इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच एक एंगल हमें कंसीडर करना पड़ेगा और वो जो एंगल होगा, मान लो कि ये जो एंगल है थीटा है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो वेक्टर है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला जो कंपोनेंट होगा वो हम यहाँ पे बताते हैं, उसका जो पहला कंपोनेंट होगा वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक फील्ड से, पहला जो कंपोनेंट होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, उसे बोलेंगे ई कॉस थीटा। और यहाँ से जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो बिल्कुल ही उससे परपेंडिकुलर इस तरह से होगा। यानी ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये वाला, वो होगा ई साइन थीटा और ये जो कंपोनेंट है वो होगा ई कॉस थीटा। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ई कॉस थीटा है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहता है सरफेस से, बट जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ई साइन थीटा वो हेल्पफुल नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये वाले पॉइंट के लिए पर्टिकुलर सरफेस एलिमेंट हमने जो लिया उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बना और वो जो कंपोनेंट है वो होता है ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है। इसीलिए हम ये स्मॉल पोर्शन में से, ये वाला जो स्मॉल पोर्शन है उसमें से हम फ्लक्स निकालेंगे तो उसे बोलेंगे डेल्टा फाई ई, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सरफेस से पैरेलल नहीं होता है, वो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्मली पास होती है, तभी हम उसके लिए फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा हुआ, ई कॉस थीटा। नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो ई कॉस थीटा है। सो ई साइन थीटा की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द स्मॉल पोर्शन हम ये कह सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया। नॉर्मल कंपोनेंट को लिखेंगे ई कॉस थीटा इंटू सरफेस एरिया, जो है ये छोटी वाली सरफेस की बात हो रही है। ये जो स्मॉल सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है उसे बोलेंगे डेल्टा एस। तो फ्लक्स फॉर द स्मॉल एलिमेंट इज नोन एज ई डेल्टा एस कॉस थीटा। और अगर कॉस थीटा जुड़ता है यहाँ पे तो हम ये डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे और डॉट प्रोडक्ट को हम लिखेंगे वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस। तो सरफेस के लिए, स्मॉल सरफेस के लिए स्मॉल फ्लक्स मिल गया फॉर्मूला के तौर पे ई डेल्टा एस कॉस थीटा
और जिसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें मिल गया है, राइट। तो ये सिचुएशन समझ में आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, मान लो कि हमारे पास ये जो सरफेस है वो सरफेस को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना था, बट हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा उस सरफेस को, तो हमने कुछ इस तरह से रखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बिल्कुल ही उस सरफेस से नॉर्मली निकलती है। So as shown in figure, if an electric field line passes normally through an area element delta S, मतलब यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, यानी हमारे पास ये पोर्शन जो है वो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, उसको हमें कंसीडर करना है डेल्टा एस। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये प्लेन से परपेंडिकुलर निकलती है, बट अगर ये फील्ड लाइंस प्लेन से जो परपेंडिकुलर निकलती है तो हमें पता है कि ये स्मॉल एलिमेंट है, उसका एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है। एरिया वेक्टर ऑलवेज रहता है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए कैसा रहता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, और यहाँ पे जो सरफेस का एरिया वेक्टर है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना रहेगा, जीरो। तो एंगल जीरो होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स जो है वो मिलेगा ई डेल्टा एस कॉस जीरो। ई डेल्टा एस कॉस जीरो क्या होता है, 1। तो जब भी हम सरफेस को, बात को समझना दो बार, अगर हम सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर ही रखते हैं, यानी कोई भी सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं तो उसमें से निकलने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होता है। आपको परपेंडिकुलर समझ के यहाँ पे 90 नहीं रखना है। थीटा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के एलिमेंट के बीच का जो होता है वो एंगल होता है, राइट। ये केस समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला जो केस है वो कुछ इस तरह से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस से बिल्कुल ही पैरेलल है। तो अगर सरफेस से पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स जो है वो फ्लक्स जीरो मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर यहाँ पे हमने जो लिया था एक स्मॉल एलिमेंट, यानी जो स्मॉल एलिमेंट था वो हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्मॉल एलिमेंट था वो बिल्कुल ही ये वाले पॉइंट पे था। तो स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर था वो एरिया वेक्टर सरफेस से बिल्कुल ही परपेंडिकुलर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस से पैरेलल जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 होगा, और 90 होने के कारण जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर किसी सरफेस का फ्लक्स जीरो है या फिर कोई सरफेस की अरेंजमेंट ऐसी है कि उसके लिए हम फ्लक्स जीरो लिखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास नहीं हुई है। सो एज शोन इन फिगर, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिस पैरेलली, तो ये पैरेलली वर्ड सुन के आपको यहाँ पे जीरो नहीं रखना है, क्योंकि अगर कोई सरफेस को हम पैरेलल अरेंज करते हैं तो ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल बनता है 90, यहाँ पे हमने देखा। तो ये बात क्लियर हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ध्यान देंगे हम। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एरिया एलिमेंट एस और एरिया वेक्टर एस, सरफेस के लिए हम लिखते हैं वेक्टर एस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E is phi, then flux is defined as E dot S, यानी दोनों वेक्टर का हमें प्रोडक्ट लेना है, बट वो जो प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ये जो है वो फॉर्मूला हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी जो है फॉर्मूला के तौर पे आपको पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो हम देंगे आंसर कि हमारे पास
फ्लक्स का फॉर्मूला है ई एस कॉस थीटा। अगर स्मॉल एरिया कंसीडर करते हो तो आप लिख सकते हो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पूरा सरफेस एरिया लिखना हो तो हम लिखेंगे ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होता है, वह थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हर एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से पैरेलल या नॉर्मली नहीं होती। अगर हम सरफेस को इस तरह से रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्शन में, तो उसके दो कंपोनेंट्स निकल के आएंगे। ये वाला जो कंपोनेंट्स है वो ई कॉस थीटा होगा और ये वाला जो कंपोनेंट है वो ई साइन थीटा होगा। तो उस वाले केस में हमें जो कंपोनेंट लेना है वो कंपोनेंट एरिया वेक्टर की अलोंग यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, वो ही हम लेंगे। और वी कैन से कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होता है। अगर ये पर्टिकुलर ये वाले सरफेस की बात करें, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर ये वाले पर्टिकुलर स्मॉल एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें ये लेना है। ये वाला कंपोनेंट हमें कंसीडर करना है, ना कि ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम वही सिलेक्ट करेंगे जो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा, या हम ये कह सकते हैं उसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। राइट, तो ये आपको खास याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर है तो जीरो फ्लक्स मिलेगा, जो हमने आगे भी डिस्कस किया। तो जीरो फ्लक्स ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डॉटेड बताई है उसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे लिंक नहीं हुए। क्लियर हो रही है बात? तो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया से पैरेलल है तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम विच इज ई एस। तो क्या कभी फ्लक्स जीरो हो सकता है? हमने देखा कि E इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, तो हमें फ्लक्स जीरो मिलेगा। क्या कभी फ्लक्स जीरो के अलावा मिल सकता है? तो हाँ, फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा और जीरो भी मिलेगा। तो फॉर थीटा लेस देन 90 फ्लक्स इज पॉजिटिव और फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 90 फ्लक्स इज नेगेटिव इफ द फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इन द क्लोज सरफेस। अगर फील्ड लाइंस रीजन के अंदर एंटर होती है तो फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। अगर फील्ड लाइंस अंदर आती है तो फ्लक्स होगा नेगेटिव, एंड द फील्ड लाइंस आर लीविंग द सरफेस द फ्लक्स इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने क्लोज किया एक सरफेस से, तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल ही बाहर आती है रेडियली। तो अगर ये सरफेस को छोड़ के जा रही है, अगर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और उस नेगेटिव चार्ज को हम क्लोज करते हैं एक सरफेस से, तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होगी वो होगी रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल ही अंदर आ रही है, यानी सरफेस छोड़कर बाहर नहीं जा रही है, तो उसे बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर किसी क्लोज सरफेस के बारे में बोले तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा वो भी ये डायरेक्शन में होगा। अगर E और S दोनों पैरेलल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का जो वेक्टर है वो दोनों पैरेलल है, तो फ्लक्स मिलेगा ES विच इज पॉजिटिव फ्लक्स। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है, बट सरफेस एरिया तो सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा जो सरफेस एरिया का वेक्टर होगा वो बाहर की ओर होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल यहाँ पे बिल्कुल ही कैसा बन जाएगा, ये आप देख सकते हो, ये जो एंगल है वो एंगल बन जाएगा पाई। यानी अगर 180 का एंगल बनता है तो cos 180 क्या होता है, तो cos 180 होता है -1। तो यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा E s cos 180
विच इज माइनस ES। तो अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स जीरो भी हो सकता है, when E is perpendicular to surface area flux is zero। बट अगर पॉजिटिव फ्लक्स की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव, वो हम यहाँ पे समझे। तो आपको एक रूल याद रखना है, इफ द फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इन द सरफेस, एंटर होती फील्ड लाइंस यानी नेगेटिव फ्लक्स, बाहर जाती फील्ड लाइंस यानी पॉजिटिव फ्लक्स। ये सिंपल रूल आपको याद रखना है। क्लियर हो रही है बात? तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया के लिए लिख सकते हैं हम मीटर स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम। और वोल्ट इंटू मीटर वो हम सीखेंगे सेकंड चैप्टर में। बट फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, वो पोटेंशियल सीखने के बाद समझ में आएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका यूनिट आपको याद रखना है।